क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। एक नए जोश के साथ हम तैयार हैं फिर से एक नया चैप्टर को पढ़ाने के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। जो चैप्टर आपको कोचिंग, कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है, आज उस चैप्टर को हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है जनन। बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 3 जनन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में जानेंगे और मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। बच्चे कैसे पैदा होते हैं इसके बारे में जानेंगे। दूध पीना क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद सारी प्रक्रियाएं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, ओजेनेसिस कैसे होता है, मतलब ओवरऑल पूरा चैप्टर हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप ये मेरा पहला लेक्चर देख रहे हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बता दूं चैप्टर 1 जीवों में जनन और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वो दोनों चैप्टर खत्म हो चुके हैं। उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, वहां पर जा करके आप उन चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है, लगा लीजिए भैया, कहीं मिलेगा नहीं। आज का चैप्टर है हमारा मानव जनन। ठीक है, 12th बायोलॉजी। जनन का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि भाई अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है। अपने समान यदि कोई संतान उत्पन्न कर दे रहा है तो वो जनन होता है। ठीक है, अपने समान मतलब समझ पा रहे हो? मतलब अगर इंसान है तो वो इंसान को ही पैदा करे तभी वो जनन होगा। ऐसा नहीं कि वो इंसान है और उसने जनन किया, डॉगी पैदा हो गया है और कुछ बन गया, तो वो जनन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा ये बताओ, मानव में लैंगिक जनन, तो भाई हम मानव के अंदर देख रहे हैं, तो सर जो मानव होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, मैंने आपको बताया था जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जनन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जनन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप मुझे सोच करके बताइए, मानव में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन या फिर अलैंगिक जनन? आप लोग सोचकर बताइए, बताइए सर कौन सा जनन होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है यार, सच में सुनाई दे रहा है। आपने बोला लैंगिक जनन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होता है, ये चीजें आप पढ़े ही थे कि जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, वो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन यदि इंग्लिश में बोले तो वो क्या है सर? वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहली चीज समझ गए। पहली चीज हमें एक चीज यहां पे ये पता चल गया कि भैया जो मानव के अंदर जो जनन हो रहा है वो कैसा जनन हो रहा है, तो वो सर लैंगिक जनन हो रहा है। ठीक है, जो मानव होते हैं वो सजीव प्रजक होते हैं और जरायुज प्राणी होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? सजीव प्रजक व जरायुज प्राणी होते हैं। सजीव प्रजक व जरायुज से क्या मतलब होता है? मतलब कि जो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, जरायुज का मतलब होता है कि जो बच्चे पैदा करते हैं उनको बोलते हैं जरायुज। ठीक है, तो बताइए मानव क्या अंडा देता है क्या? बोलिए बोलिए भैया, मानव या जीव जंतु, कौन जीव जंतु? मानव, सॉरी मानव में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना। मानव, मानव क्या होता है? मानव विविपोरस होता है। ठीक है, सजीव प्रजक। आपको बता दें, मानव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन मानव यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, मानव क्या होता है सर? तो मानव होता है एक लिंगी। ठीक है, कैसा होता है मानव? मानव होता है एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी से क्या मतलब होता है कि यदि, और मार्कर कहाँ चले गए भाई, बस, यदि ये है और ये है, इसके हमने बाल निकाले और इसके स्मार्ट वाले बाल थे कनखजूरा के, है ना। इसको हमने माना कि ये
नर है और ये मादा है, ठीक है। एक लिंगी मतलब कि एक व्यक्ति है तो उसके अंदर केवल एक लिंग पाया जाएगा। एक लिंग मतलब या तो भाई वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा, ठीक है। क्योंकि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। आपको पता है कि जो नर होता है उसके अंदर क्या होता है, नर जनन तंत्र होता है, ठीक है। नर जनन तंत्र, नर के अंदर आपको देखने को मिलता है सर वृषण, जिसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। वृषण जानते हो कहाँ होता है, पेल्विस रीजन, जरे जो वॉशरूम करने जाते हो, ठीक है। अंडकोश जिसको बोलते हैं, जो बाहर की तरफ लटका रहता है, उसको बोलते हैं वृषण। उसके अंदर दो क्या भरे होते हैं, गोलियां टाइप में भरी होती है ना, छू के देखो होता है ना, तो उसको बोलते हैं वृषण, ठीक है। इसके बाद फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है कि इसमें होता है अंडाणु, ठीक है। इसमें होती है अंड जनन तंत्र में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, अंडाशय, अंडाशय, सॉरी कंफर्म हो गया। एक्चुअली अभी 11th की क्लास लिए हूँ, जस्ट इसके पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए बाकी मुझे को सब याद है, ठीक है। चलो, तो वृषण है किसके अंदर, नर जनन तंत्र के अंदर। हमें पता है वृषण से एक किसका निर्माण होता है सर, वृषण से शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। और सर जो अंडाशय है, जो ओवरी है, उससे अंडाणु यानी कि ओवरी का निर्माण होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है भाई, बिल्कुल सिंपल है। इसी को समझना होगा ना कि ये वृषण के अंदर क्या गेम चलता है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे समझना होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये नर और मादा में जब भैया शुक्राणु अंडाणु बन गए तो क्या होता है भाई, बड़े हो जाते हैं, तब इनकी शादी की तैयारी होती है, ठीक है। शादी, जब शादी होता है तो ये मैथुन की क्रिया करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं। जब जनन की क्रिया करते हैं तो सर क्या होता है, तो निषेचन होता है, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो शुक्राणु होता है, ठीक है, इसके अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए शुक्राणु द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है, तो शुक्राणु अगुणित होता है। ठीक इसी प्रकार अंडाणु के अंदर भी 23 गुणसूत्र होंगे, ठीक है, ठीक है ना। जब ये 23, ठीक है, ये शुक्राणु और ये अंडाणु आपस में जाकर के मिलेंगे तो ये बनाएंगे युग्मनज, ठीक है, नॉट युग्मक। ये गैमीट नहीं बनाएंगे। ये अभी यहां पे क्या बना है सर, समझना, यहां पे क्या बना है, ये गैमीट है, नर गैमीट, ठीक है, सॉरी मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, ठीक है। जब गैमीट आपस में मिलते हैं, ठीक है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्यूज करने के बाद क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं सर जाइगोट, युग्मनज बनाते हैं, ठीक है। गोट मीन्स बकरी भी होता है, तो सर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते। फिर यही युग्मनज धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। आपको यहां पे बता दें ये निषेचन की क्रिया कहां पे होती है, ठीक है। आपको पता है कि मनुष्य के अंदर जो निषेचन होता है, अगर पूछा जाए, ये बहुत सोचो, ये सब सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है। कौन सा निषेचन होता है, निषेचन दो प्रकार का होता है, एक अंतः निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है। अगर पूछ लिया जाए कि मनुष्य के अंदर कौन सा निषेचन होता है तो क्या बताओगे, तो सर वो होता है अंतः निषेचन। अंतः निषेचन मतलब कि अंदर ही बच्चा बन रहा होगा, पेट के अंदर या कहीं, मतलब शरीर के अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं रहेगा कि दूसरे रूम में नर और स्पर्म और वो मिल गए, वहां बच्चा बन रहा है, तुम लोग यहाँ घूम टहल रहे हो, नहीं, ठीक है। तो ये होता है निषेचन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश से भी लिखते चलना, ठीक है, इंग्लिश वर्ड का प्रयोग भी करते चलना। जो अंतः निषेचन होता है यानी कि इनर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, किसके अंदर, मानव के अंदर। क्यों, क्योंकि जैसे यार इसमें मैं एग्जाम्पल तो बहुत देता हूँ, लेकिन इसमें एग्जाम्पल मुझे लगता है मैं फंस जाऊंगा सच में। ये जनन का चैप्टर है, अपना दूंगा तो मजाक बना दोगे किसी और का, यहाँ पे था नहीं। जैसे समझ लो, जैसे ये, हाँ
जैसे ये इसका भाई नर है, अब ये यहाँ पे गया तो इसका क्या है, यहाँ पे मादा जनन तंत्र है, ठीक है, क्या है, मादा जनन तंत्र। समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। शादी हुई तो इसने क्या किया, इसने नर युग्मक को यानी कि शुक्राणुओं को क्या किया, जब सेक्सुअल एक्टिविटी करा, कॉपुलेशन किया, ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ तो एजाकुलेशन हुआ। एजाकुलेशन मतलब इसके शरीर से क्या निकला, सीमेन बाहर निकला, फोर्सफुली। फोर्सफुली मतलब बल लग के, झटके से बाहर निकला। वो कहाँ जाएगा, तो भाई जहां पे रहेगा वहीं पे जाएगा। ये देखो सर, ये होता है मादा जनन तंत्र, ठीक है, समझने का प्रयास करना भाई। ये होता है मादा जनन तंत्र, ठीक है। इनको ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या, देखो यार, पता है मैं इसमें एग्जाम्पल अब कुछ नहीं दे सकता, ये तो याद कर लेना, ठीक है। ये आगे वाले भाग अभी हम लोग पढ़ेंगे, योनी होती, वेजाइना होता है, ठीक है, और आगे का भाग क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल क्या होता है, इंटरनल जेनाइटल क्या होता है, ठीक है। भैया क्रिया हुई, यहां पे ढेर सारे स्पर्म को छोड़ दिया गया, ठीक है, ढेर सारे स्पर्म को छोड़ दिया गया। अब यहां पे क्या देखते हैं, ये जो सर दिख रहा है ना, दो ठो, एक तो ये है और एक तो ये है। सर ये जो मादा जनन तंत्र है, इसमें इसकी को बोलते हैं अंडाशय। तो सर इसमें ओवरी कितनी पाई गई आप मुझे बताइए, आप अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से बताइए, इसमें ओवरी कितनी पाई गई। आपने बोला सर 2 ओवरी पाई गई, एक इधर एक इधर। ये जो नलिका है, ये वाली जो ट्यूब है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका बोलते हैं। तो सर बताइए, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब कितनी पाई गई, एक पाई गई कि 2 पाई गई। आपने कहा 1 पाई गई, मार दूंगा तमाचा गिर जाओगे। एक इधर पाई गई कि नहीं, ये वाली 2 पाई गई ना, बताइए 2 पाई गई कि नहीं। ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं यूटेरस, हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। बनाना चाहो तो बना लो, ठीक है, गर्भाशय। क्या हुआ भाई साहब, सब हुआ, होने के बाद क्या हुआ कि स्पर्म इजाकुलेशन इसी के अंदर हुआ। जब अंदर हुआ तो भाई मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं एक बार के इजाकुलेशन में। 3 से 3.5 ml का वो होता है स्राव, है ना, सीमेन, और उसमें करीब बहुत मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं। अभी आगे पूरा काउंट डिटेल पढ़ेंगे कितने रहते हैं, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। सब स्पर्म भागें, लेकिन भागने से पहले एक चीज यहाँ पे ये होता है कि ये जो ओवरी होती है ना, ये अंडाशय बना करके यहाँ पे डाल देती है। तो बताओ ये ओवरी अंडाशय कहाँ पे डाली। अब पूछोगे भैया ये 2 ओवरी हैं, ओवरी नंबर ए और ओवरी नंबर बी, तो कौन सी ओवरी डाली, तो मैंने बोला ए डाली है। जब ए वाली ओवरी अंडाशय अंड को निकाल करके बाहर निकाल रख देगी फैलोपियन नलिका में, तो बी वाली जो ओवरी होगी वो अंडाणु का निर्माण नहीं करेगी। वो बोलेगी अब सिक्रीट नहीं करना है, अब इसको अगले महीने सिक्रीट करना है। और यही अंडाशय बैठ के इंतजार करता रहता है, भाई स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा। अगर स्पर्म आया तो फ्यूज कर दिया। मैंने बोला जाइगोट बन गया, तो सर जाइगोट कहां पर बना है, इंपॉर्टेंट है। जाइगोट किस जगह पर बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए किस जगह पर बना है। आपने बोला FT जगह पर बना है, फैलोपियन नलिका पर बना है। जाइगोट कहाँ बना है, फैलोपियन नलिका पर बना है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ होता है, तो वो होता है सर फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में कई भाग होते हैं, मादा जनन तंत्र में उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जाइगोट बना, फिर कोशिका बढ़ी, धीरे धीरे करके यूट्रस में ये ढेर सारी कोशिकाएं ले करके अपना बैठ गए। फिर यहीं पे बच्चा बनने लगा, इसको खाना मिलने लगे, इसको है ना वो जो होता है नाल वाल जुड़ गया, सब खाना पीना इसको मिला, आराम से सो रहा था। 9 महीने बाद आराम से बाहर आ गया। बाहर की दुनिया देखकर चमकती हुई दुनिया बिल्कुल दिखी, रंग बिरंगा। बाहर निकला, डॉक्टर दुई तमाचा मारा, तुमको भी मारा होगा हॉस्पिटल में, ठीक है। मारता है ना, ऐसे ऐसे करते ठोकता है, रुलाता है, अबे रो रो रो,
मैंने प्रैक्टिस किया तो मेरे को पता है बच्चों के यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जाने नहीं देते उस बच्चे को, जब बाहर मतलब मेल को नहीं जाने देते हैं, ठीक है, वहाँ पे फीमेल स्टाफ रहता है। लेकिन वो बच्चा डॉक्टर से पीट पीट के देखेगा, भाई ठीक है तू, पूछेगा ए भाई ठीक है, तो बेबी क्या करेगा, 9 मंथ अप्रॉक्सीमेट ये टाइम होता है, 9 मंथ बाद छोटा सा ये बबुआ बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर इस बबुआ को सब लोग प्यार करेंगे, लाड़ प्यार करेंगे 2 4 6 साल, जब तक ये अच्छा लगता है। फिर ये 10 15 साल का जब हो जाता है, तब इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू, ये पढ़ लिख ये कर वो कर, देश का नाटक, जैसे अभी आपके साथ चल रहा है। जब बेटा तुम बाबू थे, छोटे बच्चे थे, तब तुम्हें सब लोग प्यार करते थे, है ना, तुम्हें बुला करके खूब प्यार करते थे, आज मेरा बाबू सोना खूब करते थे। लेकिन अब तो तुम्हें इस नज़र से देखते हैं है ना, जैसे तुम कोई बहुत बड़ा जुल्म करके आए हो। बताओ 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 भैया। यानी कि हमें पता चल गया, जब युग्मनज बना, युग्मनज के बाद सर बनता है, स्टेज बनती है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। युग्मनज यहाँ पर बना, इसको हमने बोला जाइगोट है, जाइगोट के बाद बना सर ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस के बाद इसका अंतररोपण हुआ, ठीक है, अंतररोपण। अंतररोपण मतलब यहाँ पर इसको रोपित किया गया, कहाँ पे, गर्भाशय में, यूट्रस में इसका अंतररोपण हुआ, फिर इसका भ्रूणी परिवर्धन हुआ, ठीक है। क्या हुआ सर, तो वो हुआ भ्रूणी परिवर्धन। भ्रूणी परिवर्धन मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो भैया विकास हुआ, 1 2 3 4 मतलब खूब अंग वंग बनने लगे, और फिर भ्रूणी परिवर्धन के बाद धीरे से छोटा का बाबू बाहर निकल के आ गया, ठीक है। सर ये होती मानव के अंदर क्रिया। बताइए, पानी पी लो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, देख लो एक बार अच्छे से, बोर्ड हट गया, देख लो अच्छे से, बताओ यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है कि नहीं, बताओ। ओ भाई ये क्या हो गया, बताओ जल्दी से, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। पानी पीते पीते तो मैं अपने ऊपर ही गिरा लिया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं, मिटा दूं इसको मैं, बताइए, खुश हो ना, खुश हो, चलो इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे समझाने आया हूँ, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ जाना, अब फिर यहाँ पे खूब छापने को बैठा, जितना तुम लिख सकते हो लिख लेना, ठीक है। अभी और थोड़ा सा बेसिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग इसको लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में, मिटाते हैं अब। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे, अधिकतर क्या, 80%, 80 भी बहुत बोल दिया मैं, बहुत कम बोला हूँ, 90% बच्चे वीडियो को देख करके निकल जाते हैं, है ना। भाई कर दिया करो यार, तुम लोगों का पैसा तो दे भी नहीं रहे हो, वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हो, और शेयर वेयर तो तुम लोग कर ही नहीं रहे हो, और दूसरे चैनल पर तुम लोग वीडियो भी नहीं देख रहे हो, तुम लोग क्या करना चाहते हो बताओ, इसीलिए तुम्हारे घर वाले चिल्लाते हैं तुमको, है ना। चलो, अब क्या होता है सर, हमने देखा कि ये जो चचवा था, मतलब बबुआ था, अभी चचवा अब नहीं जाते, ये बबुआ था, बबुआ के बाद थोड़े दिन बाद ही थोड़ा सा छोटा चचा बना, छोटा चचा के बाद ये बड़ा चचा बना, बड़ा चचा के बाद सर ये एकदम बड़ा चचवा बन गया। तो सर हम ये कैसे पता कर पाएंगे कि इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण चालू हो गया है, स्पर्म बनने लगा है, कब हम पता करेंगे कि ये बच्चा पैदा कर सकता है, इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण हो, कैसे पता चलेगा। अब चचवा छोड़ो, ये चचिया मान लो, ये चची है ना, कोई छोटी चची है, छोटी सी बच्ची, फिर ये बड़ी हुई, कब हम पता करेंगे कि ये कब ये बच्चे पैदा कर सकती है। तो उसके लिए सर होता है, अभी तो इसका कौन सा अवस्था हुआ, किशोरा अवस्था है, बताइए ये जो है किशोरा अवस्था है कि नहीं, किशोरावस्था है कि नहीं, बोलिए, किशोरावस्था है। किशोरा अवस्था के बाद एक और अवस्था आती है जिसको यौनारंभ बोलते हैं, ठीक है, यौनारंभ, इंग्लिश में बोलते हैं सर प्यूबर्टी, ठीक है,
प्यूबर्टी, यौवनारंभ, इंग्लिश में बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है तब क्या होता है? जब प्यूबर्टी आती है तो सर जनन अंगों का विकास होता है ना, जननांगों का विकास होता है। जननांगों का विकास से क्या मतलब होता है कि भाई जो तुम्हारे जनन अंग हैं, जनन अंग मतलब क्या है? ये जैसे तुम्हारा हाथ है, सर है, पैर है, उसी तरह तुम्हारे जनन अंग हैं, बिल्कुल वो तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट है? तो उसमें इतना ज्यादा मतलब कौन सा वो है? पहले के जमाने में लोग अच्छा था, बताओ, ना कपड़ा ना लत्ता, बस इधर उधर टहल रहे थे। आज के जमाने में पता नहीं कितना फैशन चल गया है। तो तुम्हारे जो जनन अंग है भाई, जनन अंग समझ लो, सिंपल समझो। देखो मैं चैप्टर में हमेशा कुछ ना कुछ मजाक बनाता रहता हूँ, इस चैप्टर में मुझे लगता है मजाक नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। मैं इसको सीरियसली पढ़ाता हूँ, ठीक है, सीरियस होकर के। देखो क्या होता है, जनन अंगों का विकास होता है। जनन अंगों के विकास से क्या मतलब होता है कि भाई जो आपके जनन अंग होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है। इसके अंदर क्या होता है, जनन अंगों के विकास के साथ साथ युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, युग्मक का निर्माण होता है। सर युग्मक से क्या मतलब हुआ? युग्मक से मतलब ये हुआ कि सर अगर यौवनारंभ अवस्था आएगी, अगर प्यूबर्टी आएगी, तो नर में सर नर युग्मक बनेगा। नर युग्मक क्या है? तो सर नर युग्मक है अपन, नर युग्मक है अपन का स्पर्म, शुक्राणु। और यदि मादा है, ठीक है, और यदि क्या है, और यदि सर मादा है तो यहां पे मादा युग्मक बनेगा, और मादा युग्मक को बोलते हैं सर अंडाणु, ठीक है। ओवम लिख लो, शुक्राणु, स्पर्म, अभी डिटेल से पढ़ोगे। जब यौवनारंभ अवस्था आती, प्यूबर्टी आती है, आवाज भारी होने लगती है। किसकी? मेल की। फीमेल की आवाज पतली होने लगती है ना। फिर प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर कॉर्नर पे, बाल आने लगते हैं शरीर पर, ठीक है। फिर भैया देखो दाढ़ी आने लगती है, मूंछ आने लगती है ना। इसके बाद क्या होता है बताइए? इसके बाद आपकी मांसपेशियां अच्छी होने लगती, बढ़ने लगती, प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, ठीक है, प्यूबिक हेयर तो बता ही दिया, और बाल आ जाते हैं, ठीक है। जनन अंग का विकास होने लगता है, समझ रहे हो? ये सारी चीजें होती हैं। जो लड़कियां होती, फीमेल होती हैं, उसमें स्तन ग्रंथि, जो मेमरी ग्लैंड होती, उनका विकास होने लगता है, ठीक है, समझ रहे हो? ये सारी चीजें होती हैं प्यूबर्टी के अंदर। लेकिन इनमें सबसे मेन चीज ये है कि सर प्यूबर्टी जब आती है तब उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनने लगते हैं। अगर प्यूबर्टी आई है, ठीक है, प्यूबर्टी मतलब आपके जनन अंग प्रिपेयर हो रहे हैं जनन करने के लिए। प्यूबर्टी का मतलब ये होता है कि जो आपके जनन अंग हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए। क्योंकि देखो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये कोई आपके लिए ही नहीं है कि पर्सनली तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ ही हो रहा है, इसे मेरे साथ तो ही नहीं रहा है। ये पर्टिकुलर तो इसमें रिग्रेट फील करने वाली, इसमें शर्म फील करने वाली, ये सब पता है अनपढ़ों का बात होता है ना, जो नहीं पढ़े लिखे रहते हैं उनका कहना होता है ये, ठीक है। तो आप तो पढ़े लिखे हो, आप एक एडवांस सोसाइटी में आप जी रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। तो यौवनारंभ क्या होता है भैया कि सब नर युग्मक, मादा युग्मक, ये सारी चीजों का विकास होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भैया कितने साल में यौवनारंभ अवस्था आ जाती है। तो यदि मेल का देखा जाए 9 से 14 वर्ष, जब एक चचवा, ये चचवा 9 से 14 वर्ष के बीच में जाता है, 9 वर्ष से क्रॉस करता है, ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर प्यूबर्टी आना शुरू, नर युग्मक बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर अगर अगर
अगर फीमेल का देखें, फीमेल बोले तो मादा का देखें, मादा का कितने वर्ष का होता है? तो सर मादा में प्यूबर्टी आती है 8 से 13 वर्ष, यानी कि फीमेल के अंदर प्यूबर्टी क्या होती, थोड़ा जल्दी ही आ जाती है। ठीक है, थोड़ा जल्दी ही आ जाती है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, जब जनन अंग जननांग यौनवा अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, यौनवारंभ जो अवस्था होती प्यूबर्टी की अवस्था में आ जाते हैं, है ना, नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण होने लगता है। इसका मतलब यह है कि भैया अब वो जनन कर सकते हैं। ठीक है, जनन की क्रिया में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसका मतलब ये होता है बायोलॉजिकल की भाषा में। मैं खुद अपनी भाषा नहीं बता रहा सर, ठीक है, अपनी भाषा नहीं बता रहा सर। एक होता है ब्लैक और हिस्पैनिक गर्ल, ठीक है, जो ब्लैक गर्ल होती हैं और हिस्पैनिक गर्ल होती हैं उनमें प्यूबर्टी और पहले ही आ जाती है। ठीक है, प्यूबर्टी आने का मतलब साफ साफ से बता रहा हूं, याद रखना, नर युग्मक मादा युग्मक का विकास होना, शरीर में बाल आना हर जगह पर, है ना, इसके बाद स्तन ग्रंथियों का बड़ा होना, आवाज़ में भारीपन होना, प्यूबिक हेयर आना, ये सारी चीज़ें होती प्यूबर्टी के लक्षण। ठीक है, यौनवा अवस्था के लक्षण, यौनवारंभ के लक्षण होते हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं यदि जनन, ठीक है, अगर हम देखें कि भैया ये जनन की इसमें घटनाएं कितनी होती हैं, कितने फेज में ये जनन की क्रिया कंप्लीट होती है, कितने फेज में ये जनन की क्रिया होती है, तो सर जनन की क्रिया मेनली 3 फेज में होती है। एक होती है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना के अंदर सर होता है युग्मक जनन। निषेचन पश्च यानी कि निषेचन से पहले की घटना होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन बोले तो गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, पहले होगा युग्मकों का निर्माण, यानी कि जनन की क्रिया, जब दो लोग मिलेंगे, भाई लैंगिक जनन है, दो लोग मिलेंगे चचवा चचिया, तभी तो जनन होगा। ठीक है, शादी वादी होगी, बिना शादी के जनन कर लिए और लुच्चा लफंगा है ना, ऐसे करके गलत भी है, गलत है, बताओ गलत सही आप लोग बताएंगे, मैं क्या बताऊं, है ना भाई, मैं नहीं बोल सकता। युग्मक जनन, और युग्मक जनन यानी कि युग्मक का निर्माण हुआ, इसके अंदर क्या नर युग्मक बन गया, इसके अंदर सर बन गया स्पर्म, और इसके अंदर सर बन गया ओवम। ठीक है, युग्मक का निर्माण तो हो गया। अब भैया बोले कि अब स्थानांतरित करते हैं, छोटा सा एक बाबू पैदा करते हैं, ये एक बचवा पैदा करते हैं, तो बचवा पैदा करने के लिए अब निषेचन की क्रिया होगी। ठीक है, निषेचन बोले तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन SATION जेशन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया क्या होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं जब निषेचन की क्रिया होती है। ये कैसे मिलते हैं, तो सर ऐसे तो मिलेंगे नहीं, है ना, तो इसमें मैथुन की क्रिया होती है, कॉपुलेशन की क्रिया होती है, कॉपुलेशन। अब अगर ये सब वर्ड आपको बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलिए, आप ये वर्ड का प्रयोग करते तो बायोलॉजिकल भाषा में करिए, क्या मस्त मस्त वर्ड हैं। ठीक है, कॉपुलेशन, कॉपुलेशन की क्रिया होती है तब जाकर के युग्मक स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, युग्मक बोले तो मेल के अंदर जो मेल युग्मक बन रहा है और फीमेल के अंदर फीमेल। अब ये आपस में कब मिलेंगे, जब सर कॉपुलेशन की क्रिया होगी। यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, सब बात पता करते चलो, देख लो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना वो है। मेल के अंदर, है ना, पूरी जिंदगी स्पर्म बनते रहते हैं, स्पर्म बनते रहते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर जब फीमेल में पहली बार, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसको बोलते हैं मिनार्की। क्या बोलते हैं सर, मिनार्की। पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मिनार्की बोलते हैं।
और फीमेल के अंदर जब फीमेल 40 से 50 साल की हो जाती हैं तब उनके अंदर होता है मीनोपॉज। मीनोपॉज के अंदर क्या होता है कि अब उनके उनके अंदर अब अंडाणु नहीं बनता है 40 से 50 साल में, ठीक है। लेकिन मेल एक ऐसा है जिसके अंदर स्पर्म यानी कि शुक्राणु आजीवन काल मरते दम तक बनते रहते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में अमेरिका में कोई ऐसा मेल है जिसने शादी किया है किसी मतलब ठीक ठाक लड़की के साथ और उसने बच्चे पैदा किए, उसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा है, 50-60 साल के करीब है, और वो बच्चे भी पैदा किया है। ये वेस्टर्न कल्चर है भाई, अपना कल्चर नहीं है ये, ठीक है। ये दांत मत निकालना, दांत निकालने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर चलता है उधर। तो भाई उसने भी अपने परिचय दिया, बताया कि भाई मैं भी रहता हूँ यहाँ पृथ्वी पर, ठीक है। तो ऐसे तो यानी कि ये चीज़ समझ लो कि मेल के अंदर जो स्पर्म निर्माण की क्रिया होती है वो आजीवन काल चलती रहती है, लेकिन फीमेल के अंदर आजीवन काल नहीं चलती है, ठीक है। फिर इसके अंदर होता है गर्भधारण। तीसरे नंबर पे क्या होता है? तीसरे नंबर पे सर होता है गर्भधारण होता है। फिर भ्रूणो विकास होता है, भ्रूणोद्भव जिसको बोलते हैं। भ्रूणोद्भव के बाद सर प्रसव होता है। प्रसव मतलब जो छोटा सा बबुआ है वो बाहर निकलता है, ठीक है। ये सारी क्रिया होती, पार्चुरेशन होता है। गर्भकाल यदि कितने दिन का होता है तो ये इंपॉर्टेंट है गर्भकाल। तो गर्भकाल सर 9 मंथ ±7 डेज का होता है, ठीक है। यानी कि 9 महीना के 7 दिन पहले या 9 महीना से 7 दिन बाद तक का अच्छा दिन, मतलब अच्छे टाइम का ये गर्भकाल माना जाता है कि भैया गर्भकाल ठीक समय पर हुआ है, मतलब बच्चा ठीक समय पर बाहर आया है, ठीक है, ये माना जाता है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता सकता है। कोई टॉपिक हो, कोई आपको डाउट हो, ना समझ में आया हो तो नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। इसमें अब आपको लिखना होगा प्यूबर्टी में, तो आप प्यूबर्टी में अब बना करके, मुझे इतना यकीन है कि आप एक पेज तो भर ही सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से जो समझाया है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिखिए कॉपी में, जल्दी से आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मिटा दूं? चलिए मिटाते हैं इसको, जल्दी से मिटाते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग है, ठीक है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी क्या है, शुरू हुई है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सर नर जनन तंत्र को। हेडिंग बना लो बिल्कुल बड़ा बड़ा, नरतंत्र लिख गया ए भाई, सही सही लिख। नर जनन तंत्र हम पढ़ते हैं। नर जनन तंत्र बोले तो सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? तो सर वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यानी प्रॉब्लम बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग देखेंगे भैया ये नर जनन तंत्र पाया कहाँ जाता है। पाया सर कहाँ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये पाया जाता है श्रोणि भाग में। श्रोणि भाग क्या होता है? पेल्विस रीजन में पाया जाता है। पेल्विस रीजन मतलब क्या होता है? जहां से दोनों पैर अलग होते हैं और ऊपर की उदर गुहा आता है, उसी के बीच का जो भाग होता है उसको बोलते हैं पेल्विस रीजन, ठीक है, जहां पर बच्चा भरा रहता है ना, पेल्विस रीजन। तो वहीं पर ये पाया जाता है। दोनों टांगों के ऊपर के भाग को बोलते हैं पेल्विस रीजन, यानी कि श्रोणि भाग। देखिए इसमें मैं देख लेता हूँ, इसमें शायद रिप्रोडक्शन पढ़ा हूँ क्या? रिप्रोडक्शन में पढ़ा, वो मैं रिप्रोडक्शन कई बार पढ़ चुका हूँ, करीब 4-5 बार पढ़ चुका हूँ। तो मैं नीट लेवल का भी पढ़ा हूँ। ये जो नोट्स है मेरी, ये देखो, ये पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश नोट्स है, ये देखो, है ना। इसमें पता है ये
रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो रिप्रोडक्शन की एक अलग नोट्स है, मे बी वो उधर है, ये पूरा भी भरा हुआ है सच में। ये है सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नोट्स है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यदि आप कहोगे तो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश छपवा दूंगा। ये देखो पूरी नोट्स है सर, ये पेज भूल गए थे लिखने के लिए, ये देखो, ठीक है। अब मांग मत लेना, तुम मांग लेना, क्योंकि मैं इसे दे नहीं पाऊंगा। दे का मतलब आ जाओ मेरे पास, लेके चले जाओ, फोटो कॉपी करवा लो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसकी एक एक तो फोटो खींचूं, है ना, इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। नोट्स की इतनी डिमांड, नोट्स खुद से बनाया करो यार, ताकि तुम्हें याद रहे कि मैंने भी पढ़ाई की है, ठीक है। और मैं तो आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट करवा रहा हूँ, मैं तो आपके साथ कोई छलावा, कोई धोखा तो कर नहीं रहा हूँ ना, ठीक है। देखते हैं अब कि नर जनन तंत्र में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले नर जनन तंत्र में पाया जाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? तो एक जोड़ा वृषण। वृषण को क्या बोलते हैं सर? वृषण को बोलते हैं टेस्टिस। एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है। फिर एक जोड़ा सहायक नलिका पाई जाती है। टेस्टिस के बाद एक जोड़ा सहायक नलिका पाई जाती है। सहायक नलिका बोले तो एसेसरी डक्ट पाई जाती है, ठीक है, ABC। और एक जोड़ा सहायक नलिका, फिर इसके बाद इसमें सहायक ग्रंथि पाई जाती हैं। सहायक ग्रंथि लिखा इंग्लिश से नहीं लिखा का, एक सेकेंड। सहायक नलिका एसेसरी डक्ट, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। एसेसरी डक्ट पाई जाती हैं, एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं। ये डबल सी है भाई, यस कहाँ से लिख दिया तू। एसेसरी डक्ट पाई जाती हैं, एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं। इसके बाद सर बाह्य ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। ज्ञान देखो कैसे लिख गया, बाह्य ज्ञानेंद्रियां। बाह्य ज्ञानेंद्रियां मतलब एक्सटर्नल जेनाइटेला पाया जाता है, ABCD नंबर, ठीक है। समझना, अभी बहुत अच्छे समझ में आएगा ये। एक्सटर्नल जेनाटाइला, एक्सटर्नल जेनाटाइला, ठीक है। मैं इस ब्लैक मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल लूं, क्योंकि इसका इंक खत्म हो रहा है। इंक डाल के कंटिन्यू करती। देखो इसको 4 चीज लिखो अपने कॉपी में कि नर जनन तंत्र में क्या क्या पाया जाता है। एक जोड़ा वृषण, एक जोड़ा सहायक नलिका, ठीक है, फिर सहायक ग्रंथि पाई जाती हैं, एक जोड़ा सहायक नलिका, हाँ एक जोड़ा सहायक नलिका पाई जाती है, फिर सहायक ग्रंथि भी एक जोड़ा ही होती हैं, और बाह्य ज्ञानेंद्रियां पाई जाए। बाह्य ज्ञानेंद्रिय एक जोड़ा नहीं होता है, देखिए सहायक ग्रंथि, सहायक जो ग्रंथि होती है, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड होती है, वो एक जोड़ा ही पाई जाती है। अगर बात की जाए एक जोड़ा सहायक नलिका में कितनी चीजें पाई जाती हैं, नलिकाएं हैं, कई नलिका पाई जाएंगी, तो सर इसमें समझने वाली बात है। अब ये इंपॉर्टेंट है। एक जोड़े सहायक नलिका में सबसे पहले पाया जाता है रेटे टेस्टिस। लिखो इसको, लिखो रेटे टेस्टिस, RETE, टेस्टिस TESTIS। सबसे पहले जो एक जोड़ा सहायक नलिका पाई जाती है उसमें रेटे टेस्टिस पाया जाता है। इसके बाद पाया जाता है वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया या वास इफरेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वासा इफरेंसिया पाया गया इसके अंदर, ठीक है। क्या पाया गया सर? वासा इफरेन REN होगा, ठीक है, इफरेंटिया, EFFERENTIA, वासा इफरेंसिया पाया गया, ठीक है। पहले क्या पाया गया? रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया के बाद सर पाया गया जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस को हिंदी में नाम याद है, इसको बोलते हैं अधिवृषण बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब याद है तो अच्छा लग रहा है ना। वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस के बाद सर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं वासा
डिफरेंसिया, डिफरेंसिया, ठीक है। वासा इफ्रेंसिया पाया गया सर, इसके बाद वासा डिफरेंसिया पाया गया, ठीक है। ये चीजें यहां पर पाई गई। अभी तो मेरा मोबाइल दूर है, डबल एफ नहीं, एक ही एफ है, ठीक है। डिफरेंसिया पाया गया, क्लियर है। अब इसके बाद यदि एसेसरी ग्लैंड की बात की जाए कि भाई एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं, ये सर जो मैं बात कर रहा हूं तो ये नर जनन तंत्र की बात कर रहा हूं सर मैं, और किसी भी की बात नहीं कर रहा हूं, मादा जनन तंत्र की बात नहीं कर रहा हूं। ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं, तो ये सारी चीजें सर नर जनन तंत्र के अंदर पाई जाती हैं। ये याद रखना, याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है। अगर डक्ट की पूछा जाए, सहायक ग्रंथि, एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले आती है सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। कौन सी? सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल को सर हिंदी में शुक्रवाहिका ऐसे करके बोलते, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी या वाहिका, अभी मैं बता दूंगा यार, क्या है हिंदी बड़ा कंफ्यूजन करेगा। शुक्राशय, सॉरी, सेमाइनल वेसाइकल को बोलते हैं सर हिंदी में शुक्राशय, लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल के बाद सर पहले पाया जाएगा रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से एक नली निकलेगी, ठीक है, देखना अभी, वास डिफरेंस से एक नली निकलेगी, वो सीधे कहाँ जुड़ेगी, वो सीधे जुड़ेगी सेमाइनल वेसाइकल में। सर सेमाइनल वेसाइकल के बाद इसमें जो पाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद सर पाया जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। क्या पाया गया सर? इसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाया गया, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद सर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाया गया, ठीक है। यहीं से शुरू होती है अब नर जनन तंत्र की कहानी। नर जनन तंत्र में आप देखे होंगे कि भैया ये होता है और ये एक ऐसा भाग होता है, एक ऐसा भाग होता है, लेकिन ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ढका होता है, ठीक है। एक थैली है ना, एक थैली नुमा संरचना के अंदर ढका रहता है। उस थैली नुमा संरचना को बोलते हैं स्क्रूटम, ठीक है। SCROTUM स्क्रूटम बोलते हैं, ठीक है। स्क्रूटम के बीच में एक लाइन होती है जिसको, उस लाइन को बोलते हैं रैफे। ये लाइन पीछे की तरफ होती है, ठीक है, किसके? स्क्रूटम के बीच में, रैफे बोलते हैं उसको, ठीक है। देखिए इसी के अंदर, इसी स्क्रूटम के अंदर ही क्या होता है, एक वृषण होता है, और वो वृषण से एक इधर भी वृषण होता है, और उस वृषण से किसका निर्माण होता है? इसी से निर्माण होता है स्पर्म का। अब बिल्कुल करीब आ गए हो, समझने में वक्त नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल समझ गए हो। सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, देखो वृषण की अभी डिटेल से बात करेंगे। अब मुझे लगता है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ टाइम, ये घड़ी दिखाइए, मोबाइल ही मेरा, ठीक है, मेरे को लगता है ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होता है, तो ज़्यादा, हाँ सही कह रहे हैं, लेक्चर घसीटने से कोई मतलब नहीं, समझाते चलो, ठीक है। नर जनन तंत्र में आपको समझने को मिला कि एक जोड़ा वृषण होता है, टेस्टी ग्लैंड। यहाँ पे जो ये नलिका है, ये जिसको हमने क्या बोला, इसको सर हम बोलते हैं टेस्टिस, यही है हमारा टेस्टिस, ठीक है। ये क्या है? ये है टेस्टिस। टेस्टिस के बाद सर इसमें एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस किससे मिलके जुड़ता है आगे? वासा इफ्रेंसिया से। वासा इफ्रेंसिया की नली किससे जुड़ती है? एपिडिडाइमिस से। एपिडिडाइमिस की नली किससे जुड़ती है? वास डिफरेंसिया से। वास डिफरेंसिया जाकर के किससे जुड़ जाता है सर? वास डिफरेंसिया की नली सीधे जाती है शुक्रवाहिका से जुड़ जाती है, शुक्राशय से जुड़ जाती है, सॉरी शुक्राशय से जुड़ जाती है। ये शुक्राशय की नली किससे जुड़ती है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। प्रोस्टेट ग्लैंड की नली किससे जुड़ती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जुड़ करके फिर एक्सटर्नल जेनाटाइला से होकर के स्पर्म, शुक्राणु, सीमेन, वीर्य या फिर मूत्र, यूरिन शरीर के बाहर निकल जाता है।
शरीर के बाहर निकल जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। मिटा दो इसको मैं, बताइए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे समझ गए, स्क्रूटम समझ गए ना, बताओ, स्क्रूटम समझ गए। स्क्रूटम के अंदर दो गोल गोल संरचनाएं होती हैं, जिन्हीं को हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, अगर टेस्टिस का इमेज कुछ बनाया जाए, ठीक है, टेस्टिस का इमेज बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ठीक है, देख देख के बना ही लेता हूं मैं। ठीक है, ये देखो, ये हुआ एक, ये देखो। अभी इनका स्ट्रक्चर क्या है समझने को मिलेगा। ठीक है, अभी समझ लो क्या कहाँ पे पाया जाता है। ये देखो, फिर ये नली निकलती है। ये नली सर कहाँ जाती है? तो ये नली सर ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, जब ये नली ऊपर की तरफ जाती है तो ये बाहर निकलने के लिए आई। ठीक, कहाँ पे? बाहर निकलने के। चलो अब नामकरण करते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखने को मिला? सबसे पहले हमको ये एक रूम लाइक स्ट्रक्चर, एक कमरे की तरह हमको ये संरचना देखने को मिलती है। इस संरचना को बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल, TESTICULAR, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के बाद, टेस्टिकुलर लॉब्यूल यानी कि इसको वृषण जालिका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? वृषण जालिका, लॉब्यूल। ठीक है, वृषण जालिका। वृषण जालिका से हम लोग क्या देखते हैं सर? वृषण जालिका से देखते हैं कि कुछ यहां से ये वायर जा रहे हैं। वायर मतलब कुछ नलिकाएं इससे जा रही हैं, मतलब कुछ इसमें से सामान बन रहा है और फिर ये सामान आगे की तरफ बढ़ रहा है। सर ये जो सामान आगे की तरफ बढ़ता है, इसको जो ले जाती है, इस कमरे से जो सामान बना आगे की तरफ ले जाने वाली नलिका को बोलते हैं रेटेटेस्टिस। बस समझो, रेटेटेस्टिस। इसको हमने क्या बोला सर? तो इसको हमने बोल दिया रेटेटेस्टिस। बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं? बताइए। रेटेटेस्टिस के बाद क्या होता है? रेटेटेस्टिस के बाद बिल्कुल साफ से अगला नंबर आएगा वासा इफ्रेंसिया का। तो सर रेटेटेस्टिस तो एक नलिका हो गई, और इस नलिका के बाद ले जाके देखो इस जगह पर जकड़ा हुआ है, मतलब खूब बिल्कुल जाल टाइप में बनाया गया है। ठीक है, इसी जाल को ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर समझते जाना, याद रखना, पॉइंट किए दे रहा हूं, ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोले रेटेटेस्टिस और इस पॉइंट को सर बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। लिख दूं इधर, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया इसको बोला गया। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया। कौन सी भाग? ये वाले भाग को वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया के बाद सर हमें ये देखने को मिलता है कि उसके बाद एक अलग नलिका पाई जाती है ना, उधर की तरफ एक अलग नलिका पाई जाती है। ठीक है, जो उधर की तरफ अलग नलिका पाई जाती है, इस वाले भाग को, ये वाला जो भाग यहां तक आया है, इसी भाग को सर बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। ठीक है सर, बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं? शर्म तो नहीं आ रही है? भूल तो नहीं रहे हो? बताओ,
एपिडिडाइमिस तक पहुंच गए। एपिडिडाइमिस के बाद सर ये जो नलिका ऊपर की तरफ जाती है, मिटाया नहीं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाने वाली नलिका को ही बोलते हैं वासा डिफरेंसिया, ठीक है, वासा डिफरेंसिया इसको बोलते हैं, वासा इफरेंसिया या वासा डिफरेंस, ठीक है, या डिफरेंसिया बोलते हैं। वासा डिफरेंसिया को हिंदी में बोलेंगे, लिख लेना, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका या शुक्रवाहक, ठीक है, वाहिका सॉरी वाहक हुआ, शुक्रवाहक। और वासा इफ्रेंसिया होती है शुक्रवाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिका। सर जो रेटेटेस्टिस होता है वो होता है वृषण जालक, और जो एपिडिडाइमिस होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृषण, ठीक है, क्या बोलते हैं, अधिवृषण, ठीक है। बताइए क्लियर है यहां तक क्लियर है, बताइए। रेटेटेस्टिस क्लियर हो गया, वासा इफ्रेंसिया क्लियर हो गया। वासा इफ्रेंसिया के बाद सर इधर से ही क्या जाता है, इधर से पीछे की तरफ से आता है, ये यहाँ पे जो भाग हमें दिख रहा है यही सेम स्ट्रक्चर इस साइड भी है, एक इस साइड है शुक्राणु और एक दूसरा इस साइड है, तो बीच में सर ये हमारा पड़ता है मूत्र की थैली, है ना, यूरेनरी ब्लेडर, ठीक है। यूरेनरी ब्लेडर के लिए ये जो मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, मूत्राशय, इसको क्या बोलते हैं, यहां से मूत्राशय। तो सर मूत्राशय के पास से एक नली होती है जिसको बोलते हैं ये वाली वासा इफ्रेंसिया, सॉरी वासा डिफरेंसिया नली जा करके सीधे मिलती है कहाँ पर सर, तो वो मिलती है सेमाइनल वेसाइकल में। अपने कॉपी में बनाना, साफ साफ बनेगा, ये देखो, सेमाइनल वेसाइकल में, सेमाइनल वेसाइकल में। सेमाइनल वेसाइकल के बाद यहाँ से स्पर्म आ रहा है, यहाँ पे रुका, यहाँ के बाद ये कुछ हमको ग्लैंड देखने को मिली, ये देखो ग्लैंड, एक ग्लैंड ये, एक तो ए नंबर ये डाल दिए, बी नंबर ये ग्लैंड मिली, सी नंबर ये छोटी छोटी। जो बी नंबर की ग्लैंड है सर उनको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही हैं, एक इस साइड वाली एक इस साइड वाली, ठीक है। यहाँ पे हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, हम इसी साइड वाली देखेंगे क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड दो पाई गई, एक इधर भी एक इधर भी। इसके बाद सर क्या, इसके बाद सर ये पाया गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अभी मैं जब ये क्लास खत्म होगी तो सबसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ये फोटो दिखेंगी, बिल्कुल इमेज, और इमेज में आप इन नाम को मिलाना, ये जो नाम यहाँ पे मैं बताया हूँ इन नाम को मिलाना, और इमेज में आप आसानी से देख पाओगे, अच्छे तरीके से समझ पाओगे, तो इमेज जरूर देखना, ठीक है। बताओ यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हमको मिला टेस्टिकुलर लॉब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, 3 4 5 वासा डिफरेंसिया, 5 के बाद 6 आता है सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और 7 8 में आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के साथ एक्सटर्नल जेनेटाइला, मतलब वाहे जो ज्ञानेंद्रिय होती है उसके माध्यम से शुक्राणु या मूत्र बाहर निकल जाता है, ठीक है। ऐसा सीन होता है किसमें, नर जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र में होता है, ठीक है। अभी इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत डिटेल है और बहुत डिटेल से हम लोग इसको पढ़ेंगे एक एक चीज़ों को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ऊपरी ऊपरी लेवल का भी आप समझ चुके हैं। अभी मैं इसके इमेज दिखाऊंगा, ठीक है, फोटो दिखाऊंगा, गूगल से डाउनलोड किया हुआ, वहाँ पे आप बिल्कुल डिटेल से समझ पाएंगे, फोटो को जरूर देखना, ठीक है। चलो अब क्या है, इस चीज़ समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बारे में देखेंगे, यानी कि टेस्टिस के बारे में देखेंगे। वे टेस्टिस को बाहर निकालेंगे, अपना नहीं, मतलब मानेंगे, निकालेंगे किसी और का, ठीक है। अब बाहर निकालेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे, बिल्कुल एक रिसर्च टीम लगेगी, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां पर जाओ, अच्छे से देखो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।